देखो यहाँ एक टॉपिक आ रहा है क्रॉसिंग ऑफ चेक। क्या आ रहा है? क्रॉसिंग ऑफ चेक। बाबू सबसे पहले क्रॉसिंग ऑफ चेक के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि कौन कौन क्रॉस कर सकता है, क्या होता है क्रॉसिंग, थोड़ा देरी बाद पता चलेगा। अभी सिर्फ इतना सीख लो कौन कौन इंसान क्रॉस कर सकता है। एक ड्रॉवर कर सकता है, एक होल्डर कर सकता है और एक बैंकर कर सकता है। ड्रॉवर, होल्डर, बैंकर, बस आप लोग ये तीन नाम याद करना, ठीक है। इन सब के बारे में आगे जाके डिस्कशन होगा। एक्चुअली पता नहीं ये टॉपिक शायद मैंने पहले लिख दिया, आपके बुक में पहले दिया हुआ था, ये लास्ट पेज में आप लोग देख पाओगे तो ये टॉपिक दोबारा से लिखा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इफ द check was crossed, drawer instruct the banker to pay it over the counter but credit to the account of the person name therein। समझना, अगर आपके चेक में कोई भी तरह का क्रॉस है, कोई भी तरह का क्रॉस है, इसका मतलब ड्रॉवर ये कहना चाहता है कि उसे पेमेंट कैश में मत दो, उसे पेमेंट कैश में मत दो, उस इंसान के अकाउंट में दो, उस इंसान के क्या करो? अकाउंट में दो। क्या बोला मैंने? अगर आपका चेक में कोई भी तरह का क्रॉस है, क्रॉस कैसा होता है, कब होता है, सब कुछ आगे आपका आएगा। अगर आपके चेक में क्रॉस है तो भैया ड्रॉवर क्या बोलता है कि उस इंसान को कैश में पेमेंट मत देना, उस इंसान को सिर्फ और सिर्फ उसके अकाउंट में पेमेंट देना। कौन कौन क्रॉस कर सकता है? ड्रॉवर, होल्डर, बैंकर। ड्रॉवर, होल्डर, बैंकर। खत्म हो गई बात। अब जो मेन टॉपिक में आना था वो हम लोग समझेंगे। बाबू ड्यू डेट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ड्यू डेट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट याद है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ते समय आप लोग ग्रेस पीरियड के बारे में पढ़े थे। 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता था, ठीक है। जिस दिन वो होने वाला रहता तो उसे 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ा जाता था, होता था ना। यहां देखिए दो कंडीशन है, वेयर द पीरियड ऑफ ग्रेस इज नॉट अवेलेबल, जिस केस में ग्रेस पीरियड ना मिले। दूसरा, वेयर द पीरियड ऑफ ग्रेस इज अवेलेबल, जिसमें ग्रेस पीरियड मिले। तो भैया देखिए चेक में नहीं मिलता, ग्रेस पीरियड चेक में नहीं मिलता, ऐसा कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलेगा जो ऑन डिमांड रहे, जो कि ऑन डिमांड रहे। ऑन डिमांड तो भैया जब मांगोगे तब देना पड़ेगा ना, कि भैया मैं आज आपसे मांगने आया, क्या बोलेंगे 3 दिन बाद दोगे? नहीं ना, हम लोग किस दिन देंगे? उसी वक्त देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्या बोला है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वेयर नो टाइम इज मेंशन, जिसमें टाइम मेंशन नहीं होता वो ऑलरेडी क्या माना जाता है? ऑन डिमांड। और ऑन डिमांड हम लोग सेकंड टॉपिक में क्या पढ़े, तुम्हारा क्या होता है? उसमें ग्रेस पीरियड अवेलेबल नहीं भैया, चेक में ग्रेस अवेलेबल नहीं होता, ऑन डिमांड में चेक क्या बोलते हैं, ग्रेस अवेलेबल नहीं होता भैया। तीसरा कौन सा पॉइंट है आपका? तीसरा पॉइंट है जिसमें टाइम मेंशन नहीं होता। तो टाइम मेंशन नहीं होना दैट मींस की डिमांड होना, और डिमांड में हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि उसमें ग्रेस पीरियड नहीं होता है। खत्म हो गई बात। इस पे भैया क्या लिखा हुआ है? जिसमें ग्रेस अवेलेबल होता है, जिसमें ग्रेस अवेलेबल होता है। ऐसा कोई भी वर्ड जिसमें आफ्टर साइड लिखा हुआ है, याद रखना। क्या बोला मैंने? आफ्टर साइड। ऑन साइड या एट साइड लिखा हुआ है क्या? याद है ना आप लोगों को ऑन डिमांड वाला टॉपिक में पढ़ाया था, एट साइड, याद है? लेकिन बिफोर आफ्टर का टॉपिक मैंने आपको बोला था कि उसमें कुछ मत कीजिएगा। एट साइड का मतलब होता है ऑन डिमांड, लेकिन आफ्टर साइड का मतलब क्या होता है? ग्रेस, टाइम स्पेसिफाइड। क्या होता है? टाइम स्पेसिफाइड। याद आया कुछ? बाबू अगर एग्जाम में एट साइड लिखा हुआ है तो क्या लिख के आओगे? ऑन डिमांड। क्या लिख के आओगे? ऑन डिमांड। लेकिन आफ्टर साइड लिखा हुआ आएगा तो टाइम स्पेसिफाइड, जिसमें ग्रेस मिले, जिसमें ग्रेस मिले। खत्म हो गया ये बात भैया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? वेयर सम सर्टेनिटी ऑफ इवेंट इज हैपन, जिसमें कोई सर्टेनिटी ऑफ इवेंट चाहिए, जिसमें कोई सर्टेनिटी ऑफ इवेंट चाहिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कैसा सर्टेनिटी? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कैसा सर्टेनिटी? वो इंसॉल्वेंट है कि नहीं है? भैया वो इंसॉल्वेंट तो नहीं हो गया, वो कहीं भाग तो नहीं गया, उस पर केस कैसे करेंगे? यूएसए भाग जाएगा तो? भैया सर्टेनिटी कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए हम लोग को? भैया हम लोग को कोई सर्टेनिटी चाहिए, उसमें हम लोग उसको कंसिडरेशन दिए है कि नहीं दिए? बिल तो साइन करवा दिए, मान के चलो बिल तो साइन करवा दिए, लेकिन अभी तक गुड्स नहीं पहुंचा उसके पास, तो क्या वो पैसा देगा? देगा पैसा? नहीं देगा ना। समझो क्या लिखा हुआ है? वेयर सम सर्टेनिटी ऑफ इवेंट इज देयर, जहां पे सर्टेनिटी ऑफ इवेंट हम लोग को चाहिए, जिसमें सारा टर्म्स एंड कंडीशन ऑलरेडी फुलफिल्ड होना चाहिए, कोई भी किंतु परंतु उसमें नहीं होना चाहिए। समझ में आया मेरी बात को? भैया उसमें क्या लिखा हुआ है? पेबल ऑन स्पेसिफाइड डेट। भैया उस किसी में कोई डेट लिखा हुआ रहेगा। स्पेसिफाइड डेट का मतलब क्या हुआ भैया? उसमें कोई डेट लिखा हुआ होना चाहिए। स्पेसिफाइड डे का मतलब क्या हुआ? उसमें कोई डेट लिखा हुआ होना चाहिए। अगर डेट नहीं लिखा हुआ है तब तो भैया यही लिखा हुआ है, नो टाइम इज मेंशन। ऊपर वाला टॉपिक हो गया ना। अगर डेट नहीं लिखा हुआ है, डे नहीं लिखा हुआ है तो नो टाइम इन मेंशन हो गया। लेकिन अगर डेट लिखा हुआ है दैट मींस वो क्या होगा? आफ्टर साइट। क्या हो जाएगा? आफ्टर साइट या फिर टाइम स्पेसिफाइड।
कोई दिक्कत? एग्जाम में पता नहीं इंस्टीट्यूट को इतना क्या पसंद है, ये टॉपिक 7 बार पूछा है। कितना बार? 7 बार। 5 मिनट का है, ध्यान से समझना। बिल को 3 दिन का ग्रेस मिलता है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बिल को कितना दिन का ग्रेस मिलता है? 3 दिन का। मैच्योरिटी वाला दिन अगर पब्लिक हॉलीडे है, क्या बोला? पब्लिक हॉलीडे, तो वो नेक्स्ट दिन पेमेंट होगा। क्या होगा? नेक्स्ट दिन पेमेंट होगा। मैच्योरिटी वाला दिन अगर संडे है, क्या बोला मैंने? संडे, तो वो 1 दिन पहले पे होगा। ये 3 पॉइंट याद हो गया बाबू। बिल को कितना दिन का ग्रेस मिलेगा? 3 दिन। अगर मैच्योरिटी वाला दिन पब्लिक रहा तो क्या रहेगा? 1 दिन बाद, लेकिन संडे रहा तो 1 दिन। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? नहीं, आपके बुक में यही लिखा हुआ है, एग्जैक्ट यही लाइन दिया हुआ, आपके एग्जाम में भी यही लिख के आना। अब यहाँ पे पब्लिक हॉलीडे का मतलब नेशनल हॉलीडे पे तुम मान सकता। 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती, इसमें जो लिखा हुआ है बुक में बाबू, देखो समझो मेरी बात को, अगर लॉजिकल में जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग को दिक्कत होगा। अगर बुक में जो लिखा हुआ है वो मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ आपको, तो उसमें कोई उपाय नहीं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अगर लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है, फिर भी मैं तुम्हारे बोलने पे एक बार चेक कर दे रहा हूँ कि मेरे से लिखने से तो गलती नहीं हुआ। अब उसमें क्या करे बताओ? अब मैं बुक का फॉलो करूँगी, मैं सीए का फॉलो करूँ? एग्जाम किसका दे रहा है? सीएमए का। अब फॉलो किसको करना होगा? देखो उपाय नहीं मेरे पास भी, मैं भी बंदा बन, मैं सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता हूँ कि भैया इसको मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ। 1 मिनट का समय देना कि मेरे से कोई लिखने में गलती नहीं हुआ हो, ठीक है? अगर मेरे से लिखने में गलती हुआ होगा तो कोई बात अलग है। 1 सेकंड रुक जाओ सिर्फ। बुक में यही है बाबू, उपाय नहीं है। अगर संडे पढ़ा तो प्रीवियस डे, पब्लिक हॉलीडे पढ़ा तो नेक्स्ट डे। फिर भी मैं सीए वाला बुक और गूगल से चेक कर लेता हूं और प्रीवियस क्वेश्चन को भी चेक कर लेता हूं कि आंसर क्या लिखा हुआ उसमें। अगर ऐसा रहा तो मैं नोट्स को अपडेट करके तुम लोगों को बस काट के हल्का सा लिखना पड़ेगा। क्या होगा? नेक्स्ट डे की जगह तुम लोग को प्रीवियस डे लिखना पड़ेगा, ठीक है? एक बार मैं चेक कर लूंगा, ठीक है? इसको मार्क करके मेरे को एक बार मैसेज कर देना चेक करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक में आए हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक में आए। 3 दिन का ग्रेस, पब्लिक हॉलीडे और संडे। बाबू एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ आप लोग का पेज नंबर 129 में, ठीक है? उसको आप लोग चेक कर लेना एक बार, ठीक है? आगे बढ़े। अब यहां से जो टॉपिक आ रहा है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सबसे बेकार टॉपिक है। यहां से लेके अंत तक का टॉपिक का ना कोई सिर है ना कोई पैर है, पता नहीं क्यों टॉपिक देता है। सिर्फ इसी रीजन है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेरे को सबसे गंदा एक्ट लगता है। यहां से कोई सिर पर कोई लॉजिक नहीं। अभी तुमको बोलेगा ऐसा करना है, अगला पेज में तुमको बोलेगा ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? तो आराम से बस बैठो और डर का एहसास लेते चलो, ठीक है? इसका कोई उपाय नहीं है मेरे पास। बाबू टॉपिक का नाम क्या है? पेमेंट इन ड्यू कोर्स। क्या है? पेमेंट इन ड्यू कोर्स। हम लोग होल्डर इन ड्यू कोर्स पढ़े थे, हम लोग होल्डर इन ड्यू कोर्स पढ़े थे। होल्डर इन ड्यू कोर्स एंड पेमेंट इन ड्यू कोर्स अलग अलग चीज है ना? क्या है? अलग अलग चीज। बाबू अगर पेमेंट इन ड्यू कोर्स का अगर सरल लफ्जों में आंसर बोलूं तो इसका मतलब होता है सही तरीका से पेमेंट करना, उसके अंदर कोई फ्रॉड नहीं होना, उसके अंदर कोई अनकंडीशनल चैलेंजेस नहीं होना चाहिए, कोई अनसर्टिनिटी नहीं होना चाहिए। अगर ये सारे कंडीशन उसके अंदर है तो वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स माना जाए। अब अंदर देखो 2 डेफिनेशन लिखा हूं, दोनों डेफिनेशन को पढ़ के हम लोग देखेंगे। पेमेंट इन ड्यू कोर्स मींस पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपेरेंट इन अ गुड फेथ। हम लोग पेमेंट क्या चीज में किए? गुड फेथ में किए, मतलब अच्छाई को नजर रखते हुए किए, कोई तरह का झोल चपाटा नहीं किए। एंड विदाउट नेग्लिजेंस ऑफ एनी पर्सन इन पोसेशन, और किसी का भी हक मारने का कोशिश हम लोग नहीं की। भैया पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब होता है कि मैं जो पेमेंट कर रहा हूं वो बिल्कुल गुड फेथ में कर रहा हूं, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई फिक्सियस पर्सन नहीं है, कोई अनसर्टिनिटी नहीं है, कोई कंडीशन नहीं।
भैया हम लोग जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा तरीका से कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ जिसको मिलना चाहिए था उसी को पेमेंट मिला, जो हकदार है उसी को पेमेंट मिला, किसी और इंसान को पेमेंट नहीं मिला। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है? द पेमेंट टू द पर्सन इन पोसेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी अंडर circumstance which do not afford unmeasurable ground for believing that he is not entitled to receive payment of the amount mentioned in the instrument. मैंने क्या बोला? अगर मैं सुमित को पेमेंट कर रहा हूं, तो सुमित के पास ऐसा मेरे पास ऐसा कोई ग्राउंड नहीं होना चाहिए ये बोलने के लिए कि सुमित को पेमेंट नहीं मिलना चाहिए था। मैंने सुमित को पेमेंट करना है, क्या करना है? पेमेंट करना है। तो भैया मेरे को जो पेमेंट कर रहा है उसके पास ऐसा कोई भी चांसेस नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं होना चाहिए जिससे मैं ये प्रूफ कर दूं कि सुमित को पेमेंट नहीं मिलना चाहिए। अगर सुमित में से फ्रॉड किया होगा तो क्या मैं उसको पेमेंट करूंगा? अगर सुमित में से गलत सिग्नेचर करके दे दिया तो मैं पेमेंट करूंगा? मेरे पास बोलने के लिए कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा? मेरे पास बोलने के लिए कुछ रहेगा ना। बोला यही जा रहा है कि जब एक इंसान दूसरा इंसान को पेमेंट करता है तो उसके पास ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे वो ये प्रूफ कर दे कि सामने वाला इंसान इंटाइटल टू पेमेंट नहीं है। ये लाइन को दोबारा पढ़ना, विच डू नॉट अफोर्ड अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग, ये जानने के लिए दैट ही इज नॉट इंटाइटल टू रिसीव पेमेंट, वो पेमेंट का हकदार नहीं है, ऑफ द अमाउंट मेंशन इन द इंस्ट्रूमेंट। समझ में आया मेरी बात को? मैं तुमको पेमेंट करना चाहता हूं, लेकिन मेरे को यह पता चल गया कि तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया। तुमने मेरे साथ क्या किया है? फ्रॉड। क्या मैं पेमेंट करूंगा? भैया मैं तुमको 1 लाख रुपया पेमेंट करने वाला था, लेकिन मेरे को यह पता चल गया कि भैया तुमने तो 1 लाख का सामान ही नहीं दिया, मेरे को 50,000 का सामान दिया, मैं पेमेंट दूंगा? भैया मैं तुमको पेमेंट करने वाला था, तुम्हारे बारे में मेरे को यह पता चला कि सुमित नाम का कोई लड़का ही नहीं है इस दुनिया में, सुमित नाम का कोई लड़का ही नहीं दुनिया का। भैया जिस इंसान से मैंने खरीदा है उसका नाम तो राकेश है, उसका नाम क्या है? राकेश। क्या मैं उसको पेमेंट करूंगा उसको पेमेंट? नहीं करूंगा। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? पेमेंट इज टेक टू बी इन ड्यू कोर्स इफ द सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। अगर ये सारे कंडीशन वो फॉलो कर दिया तो उसको क्या माना जाएगा? पेमेंट इन ड्यू कोर्स। क्या माना जाएगा? पेमेंट इन ड्यू कोर्स। याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस समझना है और एक एक बार रीड करना है, एमसीक्यू आएगा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? पेमेंट शुड बी मेड ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। हम लोग कब करेंगे बाबू? मैच्योरिटी। डेट ऑफ मैच्योरिटी के पहले कर सकते हैं क्या भैया? पेमेंट डेट ऑफ मैच्योरिटी के पहले कर सकते हैं? नहीं, सिवाय एक कंडीशन के। कौन सा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिस्काउंटिंग मेथड। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिस्काउंटिंग मेथड, उसमें बैंक आपको मैच्योरिटी के पहले ही पैसा दे देता है। बैंक आपको क्या देता है? मैच्योरिटी के पहले ही पैसा देता है। एंट्री पास करता था ना, कुछ पैसा काट वगैरह के वो पैसा पेमेंट कर देता था, याद आ रहा है तुमको? अच्छा, उसके बाद पेमेंट मस्ट बी मेड इन मनी नॉट इन काइंड। पढ़ा हुआ ये भी भैया, मनी में देना चाहिए, काइंड में नहीं देना चाहिए बाबू। एनआई मस्ट बी मेड, मतलब नेगोशिएबल मस्ट बी मेड इन गुड फेथ विदाउट एनी फॉर्जरी। उसमें कोई भी तरह का झूठा झोल छपाटा नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी तरह का फ्रॉड नहीं होना चाहिए। लास्ट टॉपिक है, देयर इज नो ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट द प्रोसेसर इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव द पेमेंट। सेम चीज लौट के आ गया भैया, मेरे को कोई भी तरह का ग्राउंड में ये पता नहीं चलना चाहिए कि वो इंसान पेमेंट के लायक नहीं। टॉपिक खत्म। किसी को दिक्कत है? ये चारों पॉइंट में किसी को दिक्कत है? कौन सा? रिबेट वाले केस में भाई बोला बिल्स ऑफ एक्सचेंज को छोड़ के बाकी सारे कंडीशन में तुम पहले पेमेंट नहीं कर सकता। भैया बिल्स ऑफ एक्सचेंज को छोड़ के बाकी सारा कंडीशन में तुम लोग क्या कर सकते? मैं वन ऑफ द एग्जांपल दिया, डिस्काउंट, सारा एग्जांपल नहीं दिया। समझे मेरा बात को? मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का नाम लेके उसको पूरा कवर किया, मतलब डिस्काउंट एक एग्जांपल है। ऐसे तो कलेक्शन ऑफ बिल भी था भैया रिबेट भी था, डिस्काउंटिंग मेथड भी था, तो सब चीज कवर होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर। समझना? आपसे एग्जाम में सिर्फ एक्सेप्शन नहीं पूछेगा, वो मैं अपने तरफ से बताया। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब बोलो, आगे बढ़ सकते हैं। अब यहां से जो टॉपिक है उसके लिए बस टॉपिक का नाम देखो क्या लिखा हुआ है? क्रॉसिंग। क्या दिया हुआ है? क्रॉसिंग। क्रॉसिंग का मतलब क्या हुआ? क्रॉसिंग का मतलब होता है काटना। क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? काटना। लेकिन भैया एग्जाम में काटना तो लिख नहीं सकते, काटना तो लिख नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे वो समझना। क्या लिखा हुआ है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एट 1881 एक्सप्लेन अबाउट द टर्म क्रॉसिंग। क्रॉसिंग का मतलब क्या बताया गया है किसके अंदर? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर। वो 2 पैराग्राफ में मैंने लिख के रखा। ठीक है, पहला पैराग्राफ, अ चेक कैन बी ओपन एंड क्रॉस चेक।
भैया चेक या तो क्रॉसिंग वाला हो सकता है या तो ओपन हो सकता है। ओपन मतलब जिसमें क्रॉस नहीं, इसमें तो दिक्कत नहीं है भैया। इन केस ऑफ ओपन चेक पेमेंट मस्ट बी ऑब्टेन इन कैश। अगर क्रॉस नहीं करेंगे तो पेमेंट क्या चीज में मिलेगा? कैश में। अगर क्रॉसिंग कर देंगे तो किस में मिलेगा? अकाउंट में मिलेगा। इन केस ऑफ क्रॉस चेक द अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इनटू द अकाउंट ऑफ द कस्टमर ऑफ द बैंक, मतलब जिसको हम लोग पेमेंट करने के लिए बोलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भैया। सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखे? अ क्रॉस चेक इज वन विच हैज टू ट्रांसफर्स पैरेलल लाइन, मतलब कि ये चेक है, मान लो चेक ऐसे ही होता है रेक्टेंगुलर शेप में। मैंने यहां पे क्या किया? दो लाइन खींच दिया। मैंने यहां पे क्या लिख दिया? दो लाइन, पैरेलल लाइन। क्या बोला मैंने? पैरेलल लाइन। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉसिंग। क्या बोलेंगे? क्रॉसिंग। आगे एग्जांपल आएंगे, अभी सब के लिए समझ में आया तुमको? एक चेक के ऊपर कहीं पे भी अगर मैं दो लाइन लिख दिया, कहीं पे भी दो लाइन लिख दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉसिंग। क्या बोलेंगे? क्रॉसिंग। समझ में आ रहा मेरी बात को? समझ में आ रहा मेरी बात को? तो देखो यहां क्या लिखा हुआ है? हैज टू ट्रांसफर्स पैरेलल लाइन, क्रॉसिंग इज अ डायरेक्शन टू द बैंकर नॉट टू पे द अमाउंट अक्रॉस द काउंटर। जो काउंटर है उसमें पेमेंट मत कीजिएगा। काउंटर पेमेंट मतलब कैश पेमेंट, काउंटर पेमेंट मतलब कैश पेमेंट। तो भैया काउंटर पेमेंट नहीं करना है तो कैसा पेमेंट करेंगे? इट मींस द बैंकर शुड पे द मनी ओनली थ्रू बैंक। कोई दिक्कत है? ओनली थ्रू बैंकर नहीं होगा, यहां पे बैंक अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट, ओनली थ्रू बैंक अकाउंट, या तो बैंक के द्वारा उसको मिला जाएगा। क्रॉसिंग का मतलब में दिक्कत तो नहीं है? क्रॉसिंग का मतलब में दिक्कत नहीं है। अब यहां पे समझते हैं क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट ऑफ क्रॉसिंग। क्या लगता है सरकार क्रॉसिंग को क्यों लाए? सरकार क्रॉसिंग को क्यों लाए? एकदम नॉर्मल जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। मान लो मैं सुमित को एक चेक दिया, मान लो मैं सुमित को एक चेक दिया, सुमित से चेक बाहर गिर गया, सुमित से चेक क्या हुआ? बाहर गिर गया। तो गिरा हुआ चेक को कोई इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं? कर सकता ना भैया। जाएगा सुमित नाम का कोई भी आदमी वहां पे चल गया, सुमित जैसा अगर बोलेगा भैया हम ही सुमित है, तो आइडेंटिटी कार्ड तो लगभग बैंक देखता नहीं है। वो बोलेगा सर हम सुमित है, सुमित नाम से सिग्नेचर मार दिया और बैंक से पैसा विड्रॉ कर लिया। भैया चेक में कोई फोटो रहता है क्या? चेक में कोई फोटो रहता है? नहीं रहता है। चेक में जो पैसा लेने जा रहा है उसका कोई अकाउंट रहना जरूरी है? ओपन चेक में नहीं, कोई अकाउंट रहना जरूरी नहीं है। तो ऐसे तो कोई भी चोरी कर सकता है, ऐसे तो कोई भी पैसा ले सकता है। लेकिन अगर अकाउंट पे ही चेक रहेगा तो उस इंसान का फोटो भी दिखेगा, उसमें सिग्नेचर भी दिखेगा, उस इंसान का पता वगैरह सब कुछ रहेगा कि नहीं? अगर सुमित को मैं एक चेक दिया, सुमित से वो चेक गिर गया, कोई इंसान उसको जाके क्या किया? विड्रॉ कर लिया, तो भैया वो इंसान विड्रॉ किया, उसके अकाउंट में गया होगा पैसा। अकाउंट में पैसा जाने का मतलब उसका बैंक बैलेंस के बारे में पता चला, उसका आधार कार्ड नंबर आ गया मेरे पास, पैन कार्ड नंबर आ गया। बैंक में ये सब चीज रहता है कि नहीं? उसका एड्रेस आ गया, तो हम लोग उसके ऊपर केस कर सकते हैं कि नहीं? तो सरकार बोला फ्रॉड से बचने के लिए, थेफ्ट से बचने के लिए हम लोग क्या रखेंगे? क्रॉसिंग। क्या करेंगे? क्रॉसिंग। देखो अंदर क्या लिखा हुआ है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉसिंग इज गिव प्रोटेक्शन, इज गिव प्रोटेक्शन एंड सेफगार्ड टू द ओनर ऑफ द चेक, टू द ओनर ऑफ द चेक एज इट इज ऑलवेज पेड इन टू द अकाउंट। ये हमेशा पेमेंट किस में किया जाता है? अकाउंट में, कैश में पेमेंट नहीं किया जाता है। सो द फ्रॉडुलेंट पर्सन कैन इजीली बी डिटेक्टेड। जो इंसान आपका चोरी किया है या जो फ्रॉड किया है उसको आसानी से हम लोग पकड़ सकते हैं। खत्म? खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक, कितने प्रकार के क्रॉसिंग होते हैं? कितने प्रकार के क्रॉसिंग होते हैं? जनरली क्रॉसिंग दो प्रकार के होते हैं। जनरली क्रॉसिंग दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जनरल, दूसरा स्पेशल। जनरल, स्पेशल। समझ में आया मेरी बात को? जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग। खत्म हो गया ये बात? बाबू जनरल क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? जब कोई इंसान एक डायरेक्शन दे, कोई भी एक डायरेक्शन दे, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल क्रॉसिंग। समझो भैया, एक डायरेक्शन का मतलब कि एक ही कंडीशन अगर चेक में लगा है, बहुत सारे कंडीशंस लग सकते हैं, बहुत सारे कंडीशन लग सकते हैं कि सिर्फ अकाउंट में दो, सिर्फ कतरास बैंक में दो, ये सारी चीज तुम्हारे क्या हुए? कंडीशन। ये सारे तुम्हारे क्या हुए? कंडीशन। जब एक कंडीशन लगे तो उसको क्या बोलेंगे? जनरल केस। जब बहुत सारे कंडीशन लगे, स्पेशल। जब बहुत सारे कंडीशन लगे, स्पेशल। जब एक कंडीशन लगे, जनरल। अच्छा, इसके अंदर क्या लिखा मैंने? इट रिफर्स टू दोज क्रॉसिंग विच डू नॉट इंक्लूड एनी स्पेशल इंस्ट्रक्शन।
इसमें कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं रहता है। और भैया स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है, विच इंक्लूड एनी स्पेशल, समझ में आया मेरी बात को, बोलो समझ में आया मेरी बात को। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक में जब है ना आप लोग यहां समझेंगे, इधर देखिए फॉर्म्स ऑफ जनरल क्रॉसिंग, फॉर्म्स ऑफ जनरल क्रॉसिंग। यहां देखिए एक सिंपल क्रॉसिंग किया हुआ है, क्रॉसिंग के अंदर लिखा हुआ है एंड कंपनी, मतलब सिर्फ ये पेमेंट किसको मिलेगा, कंपनी को। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड कंपनी, दोनों सेम है, बस यहां फुल फॉर्म लिख दिया, ये शॉर्ट फॉर्म लिख दी। नॉट नेगोशिएबल मतलब नॉट ट्रांसफरेबल, याद है स्टार्टिंग वाला टाइप में मैंने पढ़ाया था, नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, ट्रांसफरेबल। इसका मतलब आप इसको इंडोर्स नहीं कर सकते, मैंने आपको दिया है तो आप ही को कंप्लीट करना होगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, पेइज अकाउंट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अंडर रुपीज, मतलब रुपीज इतना तक ही उसको पेमेंट करना। ये सब किसका है बाबू, अरे किसका है, जनरल क्रॉसिंग का। इसमें एक कंडीशन है कि एक कंडीशन से ज्यादा है, एक कंडीशन है कि एक कंडीशन से ज्यादा है, एक कंडीशन है, कितना कंडीशन, एक कंडीशन। जब एक कंडीशन लगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल, और जब एक से ज्यादा लगे तो स्पेशल। अच्छा, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ जनरल क्रॉसिंग, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ जनरल क्रॉसिंग। बाबू ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट है जो क्रॉसिंग में होना चाहिए, ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट है जो क्रॉसिंग में होना चाहिए। सबसे पहले टू ट्रांसवर्स लाइन आर एसेंशियल फॉर जनरल क्रॉसिंग, वो दो लकीर होना चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, वो दो लकीर होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स लाइन। दिस लाइन शुड नॉट ऑक्यूपाई प्रिंटेड लेटर और नंबर, चेक में कोई भी लेटर या कोई भी नंबर को वो टच नहीं करना चाहिए, वो टच नहीं करना चाहिए। जैसे चेक बहुत सारा चीज होता है, बहुत लंबा लंबा लिखा हुआ रहता है, उसमें से अगर कोई लाइन को टच कर गया, अगर कोई नंबर को टच कर दिया तो वो चेक बर्बाद हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात को, बोलने का क्या मतलब है, स्पेस, इसीलिए चेक जो होता है वो तुम्हारा इतना बड़ा होता है, उसमें यहां अमाउंट लिखा रहता है, यहां पे ऐसे दो लकीर रहता है, तो हमेशा हम लोग क्रॉसिंग कहां लिखते हैं, क्योंकि ऊपर में स्पेस रहता है। भैया हम लोग यहां पे क्यों नहीं क्रॉसिंग करते, क्योंकि ये लाइन से वो टच हो जाए। समझ में आया मेरी बात को। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, जनरली ड्रॉन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, कहां किया जाता है वो, लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब इस साइड में। एनी वर्ड कैन बी इंसर्टेड विद बिटवीन द लाइन्स बट इट शुड नॉट बी कंपल्सरी, आप उसके अंदर कुछ लिख सकते हैं लेकिन नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए यहां पे देखो सबसे पहला वाला में कुछ भी लिखा हुआ नहीं, इसीलिए यहां पे सबसे पहला वाला में कुछ लिखा हुआ नहीं। समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। जनरल क्रॉसिंग में आप सिंपल सिर्फ दो लाइन लिख के भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको कुछ लिखने का मन है बहुत अच्छी बात है, लिखने का मन नहीं है उससे भी अच्छी बात है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, आगे बढ़ सकते हैं। एफर्ट्स ऑफ जनरल क्रॉसिंग, एफर्ट्स ऑफ जनरल क्रॉसिंग। भैया जनरल क्रॉसिंग के क्या क्या एफर्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहला, इट गिव अ डायरेक्शन टू द पेइंग बैंक। भैया हम लोग किसको डायरेक्शन दे रहे हैं, बैंक को। किसको डायरेक्शन देते हैं, बैंक को, कि ए बैंक सुन लो, जो इंसान ये चेक लेके आएगा उसको अकाउंट में पैसा तुम देना, बाकी कैश में पेमेंट मत देना। तुम उसको सिर्फ और सिर्फ पेमेंट किस में दे सकता है, अकाउंट में, तुम उसको कैश में पेमेंट नहीं दे सकता। मैं वो इंसान को कुछ बोल रहा हूं कि मैं बैंक को कुछ बोल रहा हूं, मैं डायरेक्शन बैंक को दे रहा हूं। किसको दे रहा हूं, बैंक को दे रहा हूं। अच्छा, इफ एनी चेक इज क्रॉसिंग दैट चेक शुड नॉट बी पेड एट काउंटर। पढ़ाया हुआ ये चीज भैया, कैश काउंटर में वो पेमेंट नहीं हो सकता। द पेमेंट शुड बी मेड थ्रू एन अकाउंट ओनली, वहां पे किसमें पेमेंट होगा, सिर्फ अकाउंट में होगा। किसमें होगा, अकाउंट में। अच्छा, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चेकिंग लाइज अपॉन द बैंकर। भैया उसका अकाउंट चेक करने का जिम्मेवारी मेरा कि बैंक का, बैंक का। वो इंसान सही है नहीं है वो सारा चीज कौन देखेगा, बैंक देखेगा। कि मैं जाके मिलाऊंगा, भैया बैंक देखेगा ना, बैंक देखेगा। द बैंकर इज आंसरेबल टू हिज कस्टमर इफ पे द मनी टू द थर्ड पार्टी विदाउट डायरेक्शन। मैं बोला था कि इसको पेमेंट करने, लेकिन बैंक ने गलती से ऋषभ को पेमेंट कर दिया। मैंने बोला था रूबी को पेमेंट करने, लेकिन बैंक ने गलती से किसको पेमेंट कर दिया, किसको, ऋषभ को। तो भैया मैं आंसरेबल हूं कि बैंक, बैंक आंसरेबल है कि मैं, बैंक है ना, कोई दिक्कत है इसमें, बोलो। अच्छा, खत्म हो गया टॉपिक। अब टॉपिक आता है तुम्हारा स्पेशल क्रॉसिंग का, जिसमें एक या एक से ज्यादा सॉरी दो या दो से ज्यादा कंडीशन रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशल क्रॉसिंग। ठीक है, इसका एसेंशियल एलिमेंट क्या है, टू पैरेलल लाइंस आर नॉट एसेंशियल। यहां क्या लिखा हुआ है, नॉट एसेंशियल, जो कि मेरे लिए डाउटफुल है।
जो कि मेरे लिए डाउटफुल है। आप अपने बुक में मिला लेना, वही लिखा हुआ है। भैया मैंने क्या बोला, टू पैरेलल लाइन आर नॉट एसेंशियल, लेकिन क्रॉसिंग का तो मतलब ही होता है दो पैरेलल लाइन। आपका बुक क्या लिख के रखा है, नॉट एसेंशियल। समझ में आ रहा मेरी बात को, क्या बोलने का मतलब है मेरा, लेकिन बुक में क्या लिखा हुआ है, नॉट एसेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक में देखो क्या लिखा हुआ है, द नेम ऑफ द बैंक शुड बी रिटन, द नेम ऑफ द बैंक शुड बी रिटन। किस बैंक में पेमेंट होगा ये भी लिखा हुआ है, किस बैंक में पेमेंट होगा ये भी लिखा हुआ है कि भैया अगर आपको पेमेंट चाहिए तो आप कैनरा बैंक में ही पेमेंट ले सकते हैं। भैया हम लोग नॉर्मल किसी भी बैंक में जाके पेमेंट ले सकते हैं। इलाहाबाद का चेक कैनरा बैंक चलता है ना भैया, आईसीआईसी बैंक का कैनरा में चलता है कि नहीं चलता, चलता है। हम लोग कोई भी पेमेंट ले सकते हैं, अकाउंट अपना डालना पड़ता है सिर्फ। लेकिन अगर स्पेशल क्रॉसिंग रहा तो हम लोग उसको डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। उसमें जो अकाउंट लिखा हुआ रहे, उसमें जो ब्रांच लिखा हुआ रहेगा, उसी में आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहला कंडीशन क्या, अकाउंट पे ही। सबसे पहला कंडीशन क्या, अकाउंट पे ही। दूसरा कंडीशन क्या कि सिर्फ कैनरा बैंक में होगा, सिर्फ आईसीआईसी बैंक में होगा, सिर्फ एक्सिस बैंक में होगा। तो दो कंडीशन हुआ, दो कंडीशन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो अगर दो कंडीशन फॉलो हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेशल। क्या बोलेंगे, स्पेशल। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, जनरली द नेम ऑफ बैंक इज रिटन ऑन लेफ्ट। कहां लिखेंगे, लेफ्ट की राइट। बाबू ये यहां पे जनरली बोल रहा है कि कंपलसरी बोल रहा है, तो राइट में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत था क्या, राइट में लिख सकते हैं ना, कि राइट से लिखने से आपका चेक बर्बाद हो जाएगा, लिख सकते हैं, बस कोई भी नंबर्स वगैरह टच नहीं होना चाहिए। बाबू अदर वर्ड लाइक नॉट नेगोशिएबल और अकाउंट पे चेक मस्ट बी रिटन। भैया अकाउंट पे के साथ आप नॉट नेगोशिएबल लिख दीजिए, आप अकाउंट पे अकाउंट लिख दीजिए, कंपनी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन दो से ज्यादा कंडीशन फॉलो कीजिए, तब आपको क्या माना जाएगा, स्पेशल चेक। ये तो पढ़ लिया हम लोग, बुक में भी लिखा हुआ है। अब देखो इंस्टीट्यूट का मजा, फॉर्म्स ऑफ स्पेशल क्रॉसिंग दिख रहा है, फॉर्म्स ऑफ स्पेशल क्रॉसिंग एक में भी लिखा हुआ है क्या, मेरे को तो लग रहा है क्या बोलते हैं, क्या जनरल क्रॉसिंग का ही प्री में छाप दिया, छापा है ना। तो गूगल से इसको सर्च करना पड़ेगा आपको, गूगल से आपको सर्च करना पड़ेगा, जो कि मैं आपके लिए लाया हूं। इधर देखिए, दिख रहा है यहां पे, एंड कंपनी एंड अकाउंट पे ही चेक। दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रेडी एंड कंपनी, दो कंडीशन लग रहा है सब में भैया। सेल्स टैक्स ऑफिसर, सेल्स टैक्स ऑफिसर, देखना दो कंडीशन किसी किसी में आपको लगते हुए दिखाई दे रहा होगा। समझ में आया मेरी बात को। तो आपका बुक में क्यों दिया है, कैसे दिया, वो बुक मैं तो नहीं बनाया था, तो देखना पड़ेगा। उस बुक वाला जो एग्जांपल है काट दीजिएगा गूगल से। अगर आप नहीं, अगर आपको देखने का मन करे तो सिर्फ आप ये देख लीजिए, ये दोनों। समझ में आया, कोई दिक्कत है, ठीक है। अगर और भी ज्यादा एग्जांपल अगर आपको देखने का मन करेगा तो आप नॉर्मली गूगल में लिखिएगा, बहुत सारा वहां पे एग्जांपल आ जाएगा। पढ़े आगे, नहीं है तो हाँ, एज पर बुक तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन बस वही बात है कि अगर तुम पहला लाइन्स ही नहीं दोगी तो वो क्रॉसिंग कैसे कहलाएगा। हाँ तो हटा दो, 28 मिनट हो गया। आज हमारा सीएमए फाउंडेशन का नेगोशिएबल एक्ट का सेकंड क्लास होने जा रहा है। कौन सा क्लास है ये, सेकंड क्लास। कल के क्लास में हम लोग कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तक पढ़े थे। क्या पढ़े थे, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कौन कौन इंसान हम लोग के नेगोशिएबल एक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। माइनर हो सकता है, तुम्हारा लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, एजेंट हो सकता है, और तुम्हारा कॉरपोरेशन हो सकता है। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे जो नेगोशिएबल एक्ट के तहत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो कि नेगोशिएबल एक्ट के तहत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। नेगोशिएबल एक्ट तुम्हारा सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाता है। क्या किया जाता है, सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाता है, और उसमें 3 चीज इंक्लूड होता है। कितना चीज इंक्लूड होता है, 3 चीज। याद है आप लोगों को कौन कौन सा 3 चीज था। सबसे पहला प्रोमिसरी नोट, दूसरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तीसरा चेक। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बोला था कि ये तीनों के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। वो दिन आ गया, आज वो दिन आ गया। देखिए बोर्ड में सबसे पहला क्या लिखा हुआ है,
प्रोमिसरी नोट, उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद चेक। हम लोग ऐसे करके इसको डिफाइन करेंगे। बाबू यहां देखिए, अंडर सेक्शन 13 क्या बोला गया है? अंडर सेक्शन 13 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। और अंडर सेक्शन 4 क्या बोला? अंडर सेक्शन 4 प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट का मतलब क्या होता है कहीं लिखने नहीं आने वाला आपके सीएमए के एग्जाम में, लेकिन प्रोमिसरी नोट के बारे में जानोगे ही नहीं तो एग्जाम में आप कुछ लिख ही नहीं पाओगे। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, अ प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब याद है आपको? रिटर्न डॉक्यूमेंट। क्या होता था? रिटर्न डॉक्यूमेंट। तो प्रोमिसरी नोट भी एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है इन रिटर्न containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। क्या बोला गया? प्रोमिसरी नोट एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है। क्या बोला? प्रोमिसरी नोट एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट में जिसमें क्लियर कट लफ्जों में लिखा हुआ रहे कि मैं इस इंसान को 10,000 दे रहा हूं, मैं इस इंसान को 50,000 दे रहा हूं, वो इंसान मेरे से 1,00,000 रुपया लेगा। जब ये सब वर्ड उसमें क्लियरली मेंशन कराया जाए तब उसको हम लोग क्या बोला जाता है? प्रोमिसरी नोट। ये दोनों चीज में हो सकता है, ऑन डिमांड, ऑन प्रेजेंटेशन। ऑन डिमांड, ऑन प्रेजेंटेशन। याद है कल ये दोनों के बारे में डिस्कशन किए थे। ऑन डिमांड का मतलब जब मांगो तब पैसा मिल जाएगा। ऑन प्रेजेंटेशन या टाइम स्पेसिफाइड का मतलब क्या होता है कि भैया हम लोग को जब उसमें टाइम लिखा हुआ है, जितना टाइम लिखा हुआ रहेगा उसी दिन हम लोग को वो पैसा मिलेगा। जैसे लिखा हुआ है कि 1 महीना बाद पैसा मिलेगा। कितना महीना बाद? 1 महीना बाद। तो पैसा आपको आज मिल सकता है क्या कि 1 महीना बाद ही मिलेगा? 1 महीना बाद ही मिलेगा। तो प्रोमिसरी नोट एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कोई कंडीशन लगा हुआ नहीं होता है और उसमें वो इंसान का नाम लिखा हुआ रहता है जिसको पैसा मिलने वाला है। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, प्रोमिसरी नोट को बनाने वाले कितने लोग होते हैं? उसको बनाने वाले उसमें इंक्लूडेड कितने मेंबर्स होते हैं? 2 मेंबर होते हैं, एक का नाम है मेकर, एक का नाम है पेई। एक का नाम है मेकर, एक का नाम है पेई। बाबू मेकर किसको बोलते हैं? जो प्रोमिसरी नोट बनाता है, जो प्रोमिसरी नोट बनाता है। पेई किसको बोलते हैं? जिसको पैसा मिलता है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? हम लोग एसेंशियल एलिमेंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एसेंशियल एलिमेंट। किसका? प्रोमिसरी नोट का। किसका? प्रोमिसरी नोट का। प्रोमिसरी नोट हमेशा राइटिंग में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए। और किस लिए होना चाहिए? इंटेंशन टू पे। इंटेंशन टू पे, पैसा देने के लिए बनाया जाना चाहिए। किसके लिए बनाना चाहिए? पैसा देने के लिए बनाया जाना चाहिए। इट शुड बी अनकंडीशनल। अनकंडीशनल मतलब किंतु परंतु नहीं होना चाहिए कि अगर तुम मेरे साथ ऐसा कुछ करेगा तब हम तुमको पैसा देंगे, ऐसा कोई भी उसमें लॉजिक नहीं चलेगा। चौथा पॉइंट, इट मस्ट बी साइन बाय द मेकर। बनाता कौन है बाबू? प्रोमिसरी नोट बनाता कौन है? मेकर। साइन किसका रहेगा? मेकर का। याद रहेगा क्या? कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, सम पेबल मस्ट बी सर्टेन। कितना रुपए देने वाले हैं वो सर्टेनिटी चाहिए कि अनसर्टेनिटी से भी चलेगा? भैया 10,000 देना है तो 10,000 रुपया उसमें पूरा होना चाहिए। 11,000 देना है तो 11,000 देना चाहिए। 11,999 रुपया देना है तो 11,999 रुपया उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। उसमें कोई भी तरह का अनसर्टेनिटी चलेगा नहीं। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? प्रोमिसरी नोट कैन ओनली बी पे कैश मनी, नॉट एनीथिंग इन काइंड। प्रोमिसरी नोट के बदले में आपको हमेशा पैसा मिलना चाहिए। बदले में सोना का सिक्का, चांदी का सिक्का, घर का जायदाद मिल नहीं सकता। काइंड का मतलब पढ़े है ना आप लोग पार्टनरशिप में? भैया कोई पार्टनर आता था, गुडविल काइंड में लेके आता था, याद है? कोई सामान में लेके आता था। क्या प्रोमिसरी नोट में आपका कंसिडरेशन काइंड में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हमेशा किस चीज में होगा? मनी में। हमेशा किस चीज में होगा? मनी में। कोई दिक्कत है क्या? हमेशा किस चीज में होगा? कैश में होगा। किसी बच्चे को दिक्कत हो रहा है? अच्छा, मेकर एंड पेई मस्ट बी सर्टेन। कौन बना रहा है और किसको पेमेंट मिलने जा रहा है, ये दोनों के बारे में क्या होना चाहिए? सर्टेनिटी। ये दोनों के बारे में क्या होना चाहिए? सर्टेनिटी। ऐसा नहीं कि भैया मैं मेकर हूं, मैं बोला कि मैं पेमेंट करूंगा XYZ के बेटे को। मैंने क्या लिख दिया अपने प्रोमिसरी नोट में? मैं पेमेंट करूंगा XYZ के बेटे को। हो सकता है उसका 3 बेटा हो सकता है उसका 4 बेटा हो। मैंने बेटा का नाम स्पेसिफाई किया क्या? नहीं किया ना। मैंने बेटा का नाम स्पेसिफाई किया क्या? नहीं। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है? मेकर और तुम्हारा पेई का नाम दोनों का सर्टेन होना चाहिए। कौन बना रहा है और कौन पेमेंट लेगा, उन दोनों का नाम में कोई भी तरह का
दिक्कत नहीं आना चाहिए, कोई भी तरह का फ्रॉड नहीं होना चाहिए बाबू। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, इट मस्ट बी स्टैम्प, इट मस्ट बी स्टैम्प, उसमें स्टैंप लगा होना चाहिए। स्टैंप किससे लगता है हम लोग का? नोटरी पब्लिक से। किससे लगता है? नोटरी पब्लिक से। अच्छा, इट मस्ट कंटेन डेट, उसमें डेट होना चाहिए कि नहीं? मैंने ऊपर पढ़ाया ना कि भैया कितना दिन बाद देना है, कैसे देना, वो सब उसमें लिखा हुआ होना चाहिए, वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। लास्ट लिखा हुआ है कि टाइम लिमिट फॉर सूट इज 3 ईयर। याद है मैं आपको नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट वाला एक टॉपिक पढ़ाया था, लव अफेक्शन वाला, उसमें टाइम बाटे डेप्थ के बारे में कुछ पढ़ाया था कि भैया कोई इंसान अगर मेरे को उधार दिया और 3 साल तक मेरे पे केस नहीं किया, 3 साल तक मेरे पे केस नहीं किया, तो क्या मैं अब उस पे केस कर पाऊंगा? क्या मैं उस पे केस कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। यहां पे वही चीज बोला जा रहा है, यहां पे वही चीज बोला जा रहा है। अगर प्रोमिसरी नोट आपको कोई पेमेंट नहीं दिया तो आप उस पे मैक्सिमम कितना साल तक केस कर सकते हैं? 3 साल। अगर 3 साल पार हो गया तो नहीं कर सकते। याद आया वहां पे? अब इसी का रेफरेंस दिया था मैं वहां पे, इसी का रेफरेंस कहां दिया था मैंने? वहां पे दिया था। इसमें किसी को डाउट वगैरह कुछ? प्रोमिसरी नोट हम लोग का खत्म होने जा रहा है, किसी को डाउट है? प्रोमिसरी नोट किसको बोलते हैं भैया? प्रोमिसरी नोट बोला जाता है एक रिटन डॉक्यूमेंट को जिसमें क्लियर कट सब कुछ लिखा हुआ है, कौन पैसा लेगा, कितना पैसा लेगा, कब पैसा लेगा। इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक पार्ट माना जाता है। इसके अंदर 2 टॉपिक होता है, इसके अंदर 2 पार्टीज होते हैं, मेकर पेई, मेकर पेई, मेकर जो प्रोमिसरी नोट बनाता है, पेई जिसको पेमेंट मिलता है। इसके अंदर बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। ये सबसे पहला राइटिंग में होना चाहिए, ये पैसा देने के लिए बनाना चाहिए, इसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, मेकर का साइन होना चाहिए, स्टैंप होना चाहिए, डेट होना चाहिए और हमेशा सर्टेन होना चाहिए। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा क्या है, देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी डेफिनेशन लगभग सेम है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी डेफिनेशन लगभग सेम है। ध्यान से देखो, अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ इंस्ट्रूमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person and all the bearer of the instrument। देखो सेम लग रहा है आपको भी? लग रहा है कि नहीं? लगभग 90% क्या है? टॉपिक सेम है, क्योंकि प्रोमिसरी नोट बोल के कुछ होता नहीं है, प्रोमिसरी नोट के अंदर ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है। मेरा टॉपिक को समझना, प्रोमिसरी नोट बोल के कभी कुछ नहीं होता। आप लोग प्रोमिसरी नोट का जनरल एंट्री पास किए थे क्या कभी? लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या किए होंगे? क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज सच में बनता है। प्रोमिसरी नोट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल हो गया। प्रोमिसरी नोट क्या हो गया? हाइपोथेटिकल एग्जांपल हो गया, उसको कभी बनाया नहीं जाता। वो एक मतलब बोलते हैं ना, वो फादर है, उसका सन क्या है तुम्हारा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वो बड़ा चीज है, उसके अंदर सब कुछ आता है। समझ में आ रहा मेरी बात को? प्रोमिसरी नोट कैन एनीथिंग विच मैचेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर वो फॉलो कर रहा है तो वो प्रोमिसरी नोट माना जाएगा। भैया बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है जब एक बायर और एक सेलर को आपस में भरोसा ना रहे तो हम लोग उसमें अनकंडीशनल ऑर्डर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अनकंडीशनल ऑर्डर, जिसमें बायर उसको स्पेसिफाई करता है कि हम आपको कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद इतना रुपया देंगे। इसमें साइन लगना चाहिए और स्टैंप लगना चाहिए नोटरी पब्लिक का। किसका? नोटरी पब्लिक का। याद है ना हम लोग केस वगैरह सब कुछ करते थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, पैसा ना देने पे। याद आ रहा है तुम लोग को? क्लास 11 का बात है। हम लोग पैसा नहीं देते थे तो उसको वो हम लोग पे केस कर देता था, हम लोग इंसॉल्वेंट हो जाते थे, हमारा 60 पैसा 40 पैसा करके हमसे वसूल किया जाता था। तो ये सब क्या है? एक लीगल लॉ है। ये सब क्या है तुम्हारा? लीगल लॉ। इसके अंदर कितने पार्टी आते हैं बाबू? इसके अंदर 3 पार्टी आते हैं। कितने पार्टी? 3। सबसे पहला ड्रॉवर, सबसे पहला ड्रॉवर, दूसरा ड्रॉवी, तीसरा पेई। ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई। याद रखना ये सब एमसीक्यू में यही सब क्वेश्चन आएगा। कितना पार्टी होता है, कितना पार्टी नहीं होता है, यही सब क्वेश्चन एमसीक्यू में सीएमए में आता है। सबसे पहला ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई। बाबू ड्रॉवर हु मेक द बिल, ड्रॉवर हु मेक द बिल, हु एक्सेप्ट द बिल इज नोन एज ड्रॉवी, एंड जिसको पैसा मिल जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेई। इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी डन लिखा हुआ है, क्योंकि अभी प्रीवियस टॉपिक में हम लोग ये अलग करके आए थे। किसी बच्चा को दिक्कत है? पार्टी में किसी को दिक्कत है? इजी सा है भैया। प्रोमिसरी नोट में कितना पार्टी होता है? 2। कौन कौन सा? मेकर और पेई। मेकर और पेई। वहां ड्रॉवर ड्रॉवी मत लिख के आ जाना, वहां पे मेकर लिखा हुआ है बुक में, तो आपको क्या लिख के आना है? मेकर। यहां पे क्या लिखा हुआ है? तो यहां पे क्या लिख के आओगे? ड्रॉवर। ड्रॉवर प्लस ड्रॉवी प्लस पेई। कोई दिक्कत है? हर ज्यादातर केस में तुम्हारा
क्या बोलते हैं, ड्रॉवी ही पे ही होता है, ड्रॉवी ही क्या होता है, पे। लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं, क्योंकि इंडोर्समेंट का भी तो कॉन्सेप्ट होता है ना, इंडोर्समेंट का कॉन्सेप्ट होता है कि नहीं होता है। अगर मैंने और इससे मिलके एक बिल बनाया, मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया, मैंने संदीपन को क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, तो बाबू क्या होगा, तो संदीपन पैसा लेगा ना कि मैं पैसा लूंगा, संदीपन लेगा ना। तो असल मायने में पे ही कौन हो जाएगा, संदीपन। लेकिन ड्रॉवी कौन हुआ था, मैं हुआ था। किसी बच्चे को दिक्कत है? अच्छा समझिए मेरी बात को। एलिमेंट्स में बहुत सारा एलिमेंट सेम था, बहुत सारा एलिमेंट सेम था, किससे, प्रोमिसरी नोट से। जैसे ये भी रिटर्न होना चाहिए, इसके अंदर भी स्टैंप होना चाहिए, इसके अंदर भी सिग्नेचर होना चाहिए, ये सारा चीज तुम्हारा क्या है, सेम है, ये सारा चीज तुम्हारा क्या है, सेम। तो देखो 0.1 सेम था, 3 सेम था, 5 सेम था, 8 सेम था, 9 सेम था। कोई दिक्कत है किसी को? ये सारा टॉपिक आप लोग किससे पढ़ेंगे, प्रोमिसरी नोट से। जो अलग दिया हुआ है, जो अलग दिया हुआ है वो मैंने यहां पे लिख दिया, जो अलग दिया हुआ वो मैंने यहां पे लिख दिया। सबसे पहला, इट मस्ट बी साइन बाय द ड्रॉवी, इट मस्ट बी साइन बाय द ड्रॉवी, जो एक्सेप्ट कर रहा है, जो कि एक्सेप्ट कर रहा है। लॉजिक समझना, मैं सेलर, सुमित बायर, मैं सेलर, सुमित बायर। बाबू एक बार बताओ, पैसा किसको देना, बायर की कि सेलर को? बायर को देना है ना, पैसा कौन देगा, बायर देगा। कोई दिक्कत नहीं है। बाबू बिल बनाता कौन है, सेलर बनाता है, सेलर बना के किसको देता है, बायर को। और बायर अगर सिग्नेचर नहीं करेगा तो उस बिल का कोई वैलिडिटी रहेगा, उस बिल का कोई हिम्मत रहेगा, कोई औकात रहेगा, नहीं रहेगा। और ऐसा एज अ सेलर मैं तो 10 बिल बना दूंगा, ऐसे किसी के नाम पे भी बनाते चल जाऊंगा, तुम्हारे 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 सबके नाम पे बिल बना दिया, और पैसा चाहिए हमको। तो भैया साइन किसका चाहिए, ड्रॉवर का कि ड्रॉवी का? एग्जाम में कॉन्सेप्ट याद रखना, ड्रॉवर का कि ड्रॉवी का? ड्रॉवी का। कोई दिक्कत है? जो बिल एक्सेप्ट कर रहा है उसका सिग्नेचर चाहिए कि जो बिल बना रहा है उसका सिग्नेचर चाहिए, जो एक्सेप्ट कर रहा है। याद रहेगा? कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, नेम ऑफ द ड्रॉवर एंड ड्रॉवी मस्ट बी देयर, बच्चा वाला चीज। भैया बायर एंड सेलर दोनों का नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। उसके बाद भी देयर मस्ट बी ऑर्डर टू पे, देयर मस्ट बी ऑर्डर टू पे। वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम लोग बना क्यों रहे, पैसा लेने के लिए ना, पैसा लेने के लिए। तो इसमें हम लोग इंटेंशन टू पे या ऑर्डर टू पे भी लिख सकते हैं। पहले वाले में क्या था, इंटेंशन टू पे, इसमें क्या है, ऑर्डर टू पे। एग्जाम में याद रखना, एग्जाम में बहुत खराब चीज होता है, आपको एग्जाम में दिया जाएगा प्रोमिसरी नोट के अंदर ऑर्डर टू पे एंड इंटेंशन टू पे, किसमें टिक लगा के आओगे, इंटेंशन में लगा के आना, क्योंकि आपके बुक में इंटेंशन दिया हुआ। समझ में आया? बात दोनों का सेम है, लेकिन आपके बुक में क्या दिया हुआ है, इंटेंशन। तो आपको एग्जाम में क्या लिख के आना है, इंटेंशन। यहां पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या दिया हुआ है, ऑर्डर। तो एग्जाम में क्या लिख के आओगे, ऑर्डर। समझ में आया? क्यों, क्या, कैसे का कोई जवाब नहीं है। इंस्टीट्यूट ने बोला करने का मतलब करने, इंस्टीट्यूट भगवान है। समझ में आया? इंस्टीट्यूट बोलेगा ऐसे करो तो हम लोग ऐसे करें। दोनों का मतलब सेम है, दोनों का अर्थ सेम निकल रहा है, लेकिन उसमें इंटेंशन टू पे है, इसमें ऑर्डर टू पे। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ बाबू, इट शुड बी अनकंडीशनल, इट शुड बी अनकंडीशनल। इसके अंदर भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, इसके अंदर भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए कि तुम मेरे लिए ऐसा कुछ करेगा हम तुमको तब पैसा देंगे। भैया कल अगर बारिश हुआ तब पैसा देंगे, ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं होना चाहिए। भैया उस दिन कुछ भी हो जाए आपको पेमेंट कर देना पड़ेगा। आयुष समझ में आया मेरी बात को ना? फिर तुम कल मैसेज करेगा। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो, कोई भी तरह का डाउट? इसमें कुछ और भी चीज है, इसमें कुछ और भी चीज है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसमें क्या है, सेक्शन 6 कौन सा आ रहा है हम लोग, सेक्शन 6 क्या नाम है भैया, चेक। क्या है तुम्हारा, चेक। अभी तक आपको 4-5 सेक्शन ही याद करना है। सबसे पहला सेक्शन 13 के अंदर क्या डिफाइन हुआ है, ब्लैक। सेक्शन 4 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट। सेक्शन 5 और सेक्शन 6 याद रहेगा, याद रहेगा। आपको सारा चीज याद करने की जरूरत नहीं है, जितना सेक्शन मैं बोल रहा हूं उतना सेक्शन ही आपको याद करके जाना है। किस्मत बहुत खराब रहा तो 1-2 सेक्शन आ गया तो आ गया, वो उसका कोई उपाय नहीं। अच्छा बाबू, चेक का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। चेक इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या लिख दिया मैंने, चेक इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सबसे बड़ा कौन, प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट के अंदर क्या आता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या आता है, चेक। इसमें कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंकर, ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड पेबल ऑन डिमांड। क्या बोला मैंने, ये किस पे बनता है, किसी इंसान पे बनता है कि बैंक पे बनता है,
बैंक पे बनता है। समझना, चेक का कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कराते हैं। मान लो मैं एक चेक लिखा, मैं क्या लिखा, एक चेक लिखा, तो मैं ऑर्डर किसको कर रहा हूं, किसी इंसान को ऑर्डर कर रहा हूं कि मैं बैंक वाले को ऑर्डर कर रहा हूं? मैं बैंक को ऑर्डर कर रहा हूं कि मेरे अकाउंट से 50,000 रुपया काटिए और जिसका नाम दिया हुआ उसको दे दीजिए। तो एजेंट का काम कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है कि वो इंसान कर रहा है? बैंक कर रहा है। अच्छा, बैंक में कोई चेक में कोई डेट लिखा हुआ रहता है? चेक में डेट लिखा हुआ रहता है बनाने का, पेमेंट का कोई डेट लिखा रहता है क्या? नहीं। तो ये ऑन डिमांड है कि टाइम स्पेसिफाइड? ऑन डिमांड है कि टाइम स्पेसिफाइड? ऑन डिमांड। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या था? टाइम स्पेसिफाइड था। क्या था? टाइम स्पेसिफाइड, क्योंकि उसमें बनाते समय हम लोग लिखते हैं 3 महीना, 4 महीना, 10 महीना एक्सेट्रा। कोई दिक्कत नहीं, इसमें आगे बढ़ सकते हैं। क्या लिखा हुआ? एंड इट इज इंक्लूडेड द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द चेक एंड द चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मैंने क्या बोला? उसमें जो चेक नंबर होता है, उसमें जो चेक नंबर होता है, कितना था? 6 डिजिट का होता है चेक नंबर। ठीक है, चेक नंबर से बैंक को यह पता चल जाता है कि आप उस चेक के रियल ओनर हो कि नहीं। जैसे ही बैंक अपने सॉफ्टवेयर में चेक नंबर डालता है, वो एक स्पेसिफाइड कॉपी वहां पे निकल जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ चेक। इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ चेक। समझ में आ रहा मेरी बात को? कोई दिक्कत है किसी को? भैया इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ चेक का मतलब समझ में आया? भैया बैंक वो चेक नंबर डालता है। बैंक क्या करता है? चेक नंबर डालता है। चेक नंबर से आपका बैंक का डिटेल, आपका डिटेल, आपका सिग्नेचर का डिटेल, सब कुछ उसके पास चला जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। आप उस चेक नंबर से पेमेंट किसको किए हैं वो भी डिटेल वहां पे दिख जाएगा। कभी पासबुक खोल के देखे होंगे तो आपको ये बात पता होगा। पासबुक खोल के देखे होंगे तो आपको ये बात पता होगा कि चेक नंबर के बगल में उस पार्टी का नाम लिखाया जाता है जिसको आपने पेमेंट किया। डन है ये बात? आगे जा सकते हैं हम लोग? आगे जा सकते हैं? बाबू एक नाम आ रहा है, एक नाम आ रहा है जो आपके एमसीक्यू में बार बार पूछा जाता है। एक नाम आ रहा है जो आपके एमसीक्यू में बार बार पूछा जाता है। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रूनकैटेड चेक। ट्रूनकैटेड चेक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इट रिफर्स टू अ चेक क्लियरिंग सिस्टम। ये क्या है तुम्हारा? चेक क्लियरिंग सिस्टम। चेक डालने पे क्या तुरंत पैसा मिलता है कि कुछ टाइम लगता है? भैया टाइम किस लिए लगता है? चेकिंग, वेरिफिकेशन वगैरह के लिए, कि भैया जो चेक दिए हैं वो आप ही का चेक है कि नहीं, उसमें सिग्नेचर सही है कि नहीं, उतना अमाउंट आपके बैलेंस, आपके अकाउंट बैलेंस में है कि नहीं है। भैया मेरे अकाउंट बैलेंस में 5,000 है, 5 लाख का चेक लिख दे, नहीं लिख सकते ना, बाउंस करेगा कि नहीं करेगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लियरिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं? क्लियरिंग प्रोसेस। मिनिमम 2 से 3 डेज में आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, कभी कभार ज्यादा भी टाइम लगता है। क्लियरिंग प्रोसेस के लिए हम लोग को क्लियरिंग हाउस का जरूरत होता है। क्या होता है? क्लियरिंग हाउस का। जैसे एसबीआई, एसबीआई में कोई भी चेक अगर डलेगा तो वो यहां का कोई भी एसबीआई ब्रांच उसको चेक नहीं करेगा। धनबाद बैंक मोड़ में उसका मेन ब्रांच है, देखो आप लोग, अभी एक पूरा कांच का बिल्डिंग है, वो क्या बोलते हैं, स्पेंसर्स के बगल में, स्पेंसर के बगल में सारा चेक उसके पास जाता है और वो चेकिंग करता है कि आपका चेक सही है कि नहीं। समझ में आ रहा मेरा बात क्या बोला जा रहा है? तो भैया चेक क्लियरिंग प्रोसेस के लिए हम लोग को क्या चाहिए? क्लियरिंग हाउस। क्या चाहिए? क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस किसको बोलते हैं? इट रिफर्स टू अ क्लियरिंग हाउस मैनेज बाय द आरबीआई। भैया ऐसा कोई भी बैंक जिसको आरबीआई गवर्न करे या फिर आरबीआई पावर दे क्लियरिंग हाउस बनने का, वो क्या हो जाएगा? क्लियरिंग। समझ में आ रहा मेरी बात को? अगर आरबीआई ने बोला कि तुम क्लियरिंग हाउस बनेगा तो ये बन सकता है, आरबीआई ने बोला तुम क्लियरिंग हाउस बन सकता है तो ये बन सकता है। कोई भी तरह का इसमें दिक्कत है आप लोग को? कोई भी तरह का दिक्कत है आप लोगों को? लेकिन एक बात बताओ, आरबीआई क्लियरिंग हाउस किसको बनाएगा? जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा, जिसके पास मैन पावर अच्छा होगा, जिसके पास टेक्नोलॉजी बढ़िया होगा। यहां पे 2 रूम का कमरा का बैंक को बनाएगा क्लियरिंग हाउस? बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा ना। भैया वो क्या करेगा? धनबाद में बना दिया, क्योंकि धनबाद सारा बागमारा में एक ऊपर आता है, सबसे ज्यादा डेवलप कौन सा है? धनबाद ही है ना, तो सारा बागमारा का चेक किसके पास आएगा? धनबाद। समझ में आ रहा मेरी बात को? रांची में एक तो बना देगा, क्योंकि झारखंड का कैपिटल क्या है? रांची। समझ में आ रहा मेरे बोलने का मतलब क्या है? तो क्लियरिंग हाउस कैसे बनता है? क्लियरिंग हाउस आरबीआई बनाता है। क्या बनाता है? आरबीआई बनाता है। आरबीआई किसी को भी चूज कर सकता है और उसको क्लियरिंग हाउस बना सकता है। एग्जाम के लिए दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्या बोला? ट्रांसमिटेड चेक का मतलब होता है डिफर्स टू द क्लियरिंग चेक टेक्निक। भैया क्लियरिंग का जो टेक्निक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसमिटेड चेक। भैया क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या होता है? क्लियरिंग हाउस का मतलब होता है कि आरबीआई जिसको क्लियरिंग हाउस बनाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस में सारा चेक आता है और उसको क्लियर किया जाता है अपने टाइम के अकॉर्डिंग। अभी तक कोई डाउट है?
अभी तक कोई बच्चे को डाउट है कि ऊपर से पार हो जा रहा है? खत्म हो गया बाबू। नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट नोट है, क्या है बाबू? इंपॉर्टेंट नोट। यहां देखिए, एज वी नो चेक इज अ पार्ट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हम लोग अभी पढ़ के आए ना कि चेक किसका पार्ट है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। बट इट इंक्लूड टू मोर एडिशनल बेनिफिट स्टेटेड बिलो। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बजाय भी उसको दो एडिशनल प्रॉफिट मिलता है, एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है। किसको? चेक को कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को? चेक को। किसको? चेक को। चेक को दो फायदा एडिशनल मिलता है, चेक को दो फायदा एडिशनल मिलता है इन कंपैरिजन टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहला, इट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। एक स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर ही चेक बन सकता है, जैसे आईसीआई के ऊपर, एसबीआई के ऊपर, ठीक है, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, किसी स्पेसिफाइड बैंक के ऊपर ये बन सकता है और किसी चीज के ऊपर बन नहीं सकता। किसी इंसान के ऊपर बन सकता है क्या? किसी इंसान के ऊपर बन सकता है कि सिर्फ बैंक के ऊपर बनेगा? सिर्फ बैंक। अच्छा, आरबीआई के ऊपर बन सकता है? वो भी तो बैंक है। नहीं, वो सेंट्रल बैंक है। मैं यहां पे बात कर रहा हूं सिर्फ कमर्शियल बैंक का। किसका बात कर रहा हूं? कमर्शियल बैंक। वेदर प्राइवेट वेदर नेशनल डजंट मैटर, बट नॉट अ सेंट्रल बैंक। इट ओनली रिफर्स टू एन कमर्शियल। किसी बच्चे को दिक्कत है? अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इट ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। भैया वो क्या था? टाइम स्पेसिफाइड। ये क्या है? डिमांड। याद रहेगा? याद रहेगा? अच्छा एक बात बताओ, जब चेक बीओई है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, तो क्या पार्टी चेंज हो जाएगा? क्या पार्टी चेंज हो जाएगा? जब दोनों सेम है तो पार्टी भी तो सेम होगा। जब दोनों सेम है तो पार्टी भी सेम होगा। बाबू पार्टी का देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है? सेम एंड बीओई, सेम एज बीओई। कोई दिक्कत है? क्या क्या था पार्टी बताना? ड्रॉवर ड्रॉवी पेई, ड्रॉवर ड्रॉवी पेई। खत्म हो गया वाला टॉपिक। अच्छा एक दो एग्जांपल लिखा हुआ था। आईसीआईसी बैंक का चेक रहा तो आईसीआईसी बैंक में डालेंगे। भैया जो बैंक का चेक रहेगा उसी में डालेंगे ना। अब कैनरा बैंक का चेक तुम किसी और में डालेगा? नहीं डालेगा ना। अच्छा क्या बोले? मांगने पे ही मिलेगा पैसा। जब तक आप चेक को डालोगे नहीं, जब तक आप चेक को क्लियरिंग प्रोसेस में नहीं दोगे, तब तक क्या पैसा मिलेगा आपको? तब तक आपको पैसा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। किसी बच्चे को अभी तक डाउट है? चेक हम लोग का खत्म होने जा रहा है इसलिए पूछ रहा हूं। बच्चा किसी को डाउट है? नहीं। कुछ एलिमेंट्स है जो आपको पढ़ना है, कुछ एलिमेंट्स है जो आपको पढ़ना है। क्या एलिमेंट्स है देखिए? इट मस्ट बी इन राइटिंग, घिसा पीटा बार बार आ रहा है। इट मस्ट बी अनकंडीशनल। अच्छा, साइन बाय द मेकर, साइन बाय द मेकर और ड्रॉवी, और ड्रॉवी। कोई दिक्कत है? बोलो। साइन बाय द मेकर और ड्रॉवी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मस्ट कंटेन द डेट। भैया जिस दिन डेट बनेगा, जिस दिन चेक बनेगा उस दिन का डेट होना चाहिए कि नहीं? उस दिन का चेक होना चाहिए कि नहीं? अच्छा, पेई नेम शुड बी सर्टेन। किसको पैसा मिल रहा है वो हम लोग को सर्टेनिटी चाहिए। खत्म? खत्म? हमारा तीनों टॉपिक खत्म हो गया सेक्शन 13 का। सेक्शन 13 इंक्लूड, अरे बोलो, सेक्शन 13 इंक्लूड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक। सेक्शन 4 किसका था? सेक्शन 6, सेक्शन 6, सेक्शन 5 खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाबू बंद करना, उसको सिर्फ इधर घुमाना, वहां पे देखना ना, फोन में बात कर। नहीं छोड़ो, रुको, मेरा मोबाइल का ही दिक्कत है।